और ये सीधी तस्वीरें आप SKICC से इस समय देख रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जो कि कुछ ही देर में जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं, चयनित उन्हें किया जा चुका है अपने विधायकों के द्वारा। और भीतर यही वो कक्ष है, यही वो कन्वेंशन सेंटर का मुख्य हॉल है जहां पर अब से कुछ देर बाद शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। गाड़ी जब निकल रही थी उस समय की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो भीतर SKICC में दाखिल हुई है। डल झील से लगा हुआ ये कन्वेंशन सेंटर है जहां पर बहुत बड़े बड़े आयोजन भी हो रहे हैं। अभी सब ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि क्या होने वाला है, कौन आज शपथ लेने वाला है। और उसी में बीजेपी की तरफ से जो बात कही गई है कि जम्मू क्षेत्र को भी प्रतिनिधित्व और जम्मू क्षेत्र का काम नहीं रुकेगा। अब जम्मू क्षेत्र के प्रतिनिधित्व की बात आ जाती है वो तो थोड़ी देर में साफ होगा, लेकिन लगता है उसमें किसी इंडिपेंडेंट की ही लॉटरी खुलेगी। नहीं, जो जिस तरह का कंपोजिशन है उस हिसाब से तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस अगर शामिल होती तो हालांकि कांग्रेस का भी शायद एक ही वहाँ पर विधायक जीते हैं वहाँ पर, तो शायद वो मंत्री बन जाते। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा थोड़ा लाइटर नोट में कि अरविंद केजरीवाल ने जो सुझाव दिया है कि हमसे सलाह लें, मेरा तो सुझाव है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह टकराव की राजनीति की उन्होंने केंद्र सरकार के साथ, उमर अब्दुल्ला कम से कम उससे बचे, क्योंकि जम्मू कश्मीर बहुत ही संवेदनशील राज्य है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से ही उस राज्य का भी विकास होगा और जम्मू का भी विकास होगा, कश्मीर का भी विकास होगा। तो मुझे लगता है, और उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह बयान दिया है उससे लगता है कि वो सहयोग की राजनीति करेंगे। देखिए, फारूक साहब जो है वो कि जब मुख्यमंत्री थे और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और जम्मू, तब ये उमर अब्दुल्ला उसमें मंत्री थे केंद्र सरकार में, तो इसलिए उनको बीजेपी के नेताओं के साथ संवाद बनाए रखने की कला उनको आती है। फारूक साहब तो खुद ही उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जिसके सब दलों से संबंध है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की नई सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक अच्छा तालमेल होगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह की पार्टी है, जिसका मूल चरित्र है, वो PDP की तरह बहुत एक्सट्रीम लाइन लेके नहीं चलती है। कश्मीरियत को का सवाल वो उठाते हैं वो, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने नाम के मुताबिक नेशनल फीलिंग के साथ चलती है। इसी वजह से बीजेपी के साथ जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उनका एक बेहतर तालमेल रहा है। और मुझे लगता है कि वो उनका जो अतीत है वो शायद इस समय भी काम आएगा और बेहतर होगा कि जो अभी कविंद्र रैना जी कर रहे थे, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है उमर अब्दुल्ला के कंधों पर कि जम्मू के साथ किसी तरह का भेदभाव न हो। और कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस के राजनीतिक हित में भी ये है कि अगर वो जम्मू क्षेत्र का भी विकास करेंगे तो वहां भी उनका आधार बढ़ेगा और ये पूरे जम्मू कश्मीर के हित में होगा। ये जो नतीजे रहे हैं वो भी हम आपको साथ साथ में दिखा रहे हैं। जहां बीजेपी ने सोचा था कि लगभग 35 सीटें वो जम्मू क्षेत्र से ले लेगी, लेकिन ये भी अशरफ, हालांकि ये बातें हो रही हैं कि ये बातें भले ही हो रही हैं कि जम्मू क्षेत्र का विकास किसके कार्यकाल में कितना हुआ है और वो विकास कम से कम जारी रहे, लेकिन हम साथ में ये भी समझें कि जम्मू के क्षेत्र में, पीर पंजाल के दक्षिण के पूरे क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि पार्टी देखकर वोट दिया गया है, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स देखकर वोट दिया गया है। और यह भी बड़ा आत्ममंथन का विषय हो गया है सारी पार्टियों के लिए इस समय। बिल्कुल श्वेता, आप सही कह रही हैं कि वहाँ पर बीजेपी का जिस अंदाज से वहाँ पर रहा, उनका इन चुनावों में 29 सीटें ही मात्र जीत पाए, जबकि 35 उनका खुद का अनुमान था। जबकि एक केंद्रीय मंत्री भी वहाँ से जो है जितेंद्र सिंह, वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि जम्मू में किस तरह से विकास हो। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर 2 अंक है एक जिस्म के, किसी भी अंक को छोड़ा नहीं जा सकता है। हमने अमरनाथ लैंड रोड पे देखा 2016 में, फिर उससे पहले 2008 में, 2012 में काफ़ी जो है बेचैनी दोनों क्षेत्रों के बीच में जम्मू कश्मीर में थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा कोशिश रही है कि जो विकास हो दोनों तरफ बराबर हो, लेकिन उस बीच जो है कहीं ना कहीं ये विकास तभी संभव है जब केंद्र सरकार की तरफ से उसमें पूरी तरह से जो मिलेगा भी सहयोग मिलेगा अब बनने वाली जम्मू कश्मीर की नई राज्य सरकार को। खासतौर से एक महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा की है, अनुच्छेद 370 हटने के बाद दरबार मूव की प्रक्रिया जो है वो बंद कर दी थी केंद्र सरकार ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि दरबार मूव की प्रक्रिया फिर शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जम्मू में भी ये एहसास होगा कि न सिर्फ श्रीनगर राजधानी है जम्मू कश्मीर की, बल्कि जम्मू भी है। तो उस प्रक्रिया को नेशनल कॉन्फ्रेंस दोबारा शुरू करना चाहते हैं। जम्मू के लोग भी वो चाहते हैं, क्योंकि सर्दियों के दौरान अधिकतर जो न सिर्फ ब्यूरोक्रेट बल्कि लोग भी कश्मीर से जम्मू पलायन करते हैं।
जो अफोर्ड कर पाते हैं वहाँ रहते हैं, तो वहाँ से जम्मू की इकनॉमी बढ़ती है। तो वो कहीं ना कहीं जो है जम्मू में लोकप्रियता बढ़ाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की, यदि वो फैसला लेते हैं। और मेरे को लगता है कि केंद्र सरकार को उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, वो जम्मू के लिए बेहतर होगा। उसी तरह जो अगर हम बात करें जो बाकी क्षेत्र है उनमें बाज़ाब्ता तौर पर डिवीजन है। अगर मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कश्मीर में हो, जम्मू में भी उसी तरह खोला जाता है। यहाँ तक कि आबादी के रेशो से भी जो भी विकास के कार्य होते हैं उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों के दौरान कभी भी जम्मू के साथ कोई बड़ा भेदभाव नहीं हुआ, जो उन पर आरोप लगता है। वो मैं बतौर एक पत्रकार भी आपको कह सकता हूं। तो जाहिर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मौका है। कश्मीर में अगर ऑलरेडी उनकी जमीन है, उनको समर्थन है, वो जम्मू से किस तरह समर्थन हासिल करेंगे उस पर बनने वाली नई सरकार और उमर अब्दुल्ला का काफ़ी जोर होगा। और वो ये ज़रूर देखना चाहते हैं कि उनके राजनीतिक दल को ये टैग न लगे कि ये किसी क्षेत्र की ही राजनीति है, बल्कि हर एक क्षेत्र की राजनीति जम्मू कश्मीर में खास तौर से वो कर रही है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिद्ध करना होगा और शायद उसके लिए वो जो है आने वाले दिनों में प्रक्रिया भी करेगी और उसको ध्यान में ज़रूर रखेगी। वो अभी कुछ देर बाद कैबिनेट में भी नजर आएगा, जब क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के उतने सारे कैंडिडेट जम्मू से नहीं जीत के आए हैं, वहां से निर्दलियों को जो है जम्मू कश्मीर की नई सरकार में भागीदारी जी जाएगी, ताकि उनके ही जरिए जम्मू कश्मीर में जो आम लोगों की समस्या हो उनका निपटारा हो पाए। ये तस्वीरें हम उस जगह की भी दिखा रहे हैं जहां पर शपथ ग्रहण होना है। जो इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स हैं उन सबका भी यहां पर आना। इस समय प्रियंका गांधी को आप यहां पर देख सकते हैं इन तस्वीरों में। वो मुमकिन है अपने होटल से निकल रही हैं। ये ललित होटल है पास में, जहां से निकलने की उनकी ये तस्वीरें आ रही हैं। जो SKICC वो पहुंचेंगी। एक ही क्षेत्र में डल झील के आसपास का पूरा ये VVIP इलाका है, जहां पर जो बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंचती हैं वो रुकती हैं। इसी के ठीक पीछे राजनिवास का भी वो हिस्सा हो जाता है, जहां पर आज LG मनोज सिन्हा पहली बार शपथ ग्रहण भी करवाएंगे। वो भी भले LG का किरदार उन्होंने निभाया है। और ये राहुल गांधी का काफिला, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सब वहां पर पहुंचे पर्याप्त सुरक्षा के साथ। यहां से वो निकल रहे हैं SKICC की तरफ। संजय जी बात पूरी कीजिए। नहीं, जिस बात की चर्चा हो रही थी कि जब कैबिनेट होगा, मंत्रिमंडल बनेगा और सरकार किस तरह से जम्मू को प्रतिनिधित्व देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप चुनाव के नतीजों को भी देखें, इस बार के नहीं पहले के चुनाव को भी देखें, तो ऐसा लगता है जैसे दो राज्य, जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग तरह के राज्य हैं। पॉलिटिकल ओरिएंटेशन के हिसाब से, पॉलिटिकल जो जिस तरह से लोग वोट करते हैं उसके हिसाब से देखें। और बार बार इस बात की चर्चा होती है कि पार्टी की जब सरकार बनती है तो जम्मू की अनदेखी की गई है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी जिम्मेवारी होगी नई सरकार की, उमर अब्दुल्ला की, कि कैसे जम्मू के लोगों को आप ये संदेश दे पाएं कि ये सरकार जम्मू और श्रीनगर दोनों के लोगों के हितों की समान एक तरह से देखभाल करेगी और जम्मू की अनदेखी नहीं होगी। एक तरीका तो यही है कि आप जम्मू के रीजन से एक दो लोगों को मंत्री बनाएं, लेकिन उससे भी ज़्यादा है जब सरकार की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स होंगे वो एक तरह से दिशा बताएंगी कि सरकार का क्या रुख होने वाला है, जम्मू रीजन के लिए सरकार के क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या किस तरह से जम्मू रीजन को सरकार एक तरह से कोई एक जम्मू के विकास के लिए, जम्मू क्षेत्र के विकास के लिए किस तरह की योजनाओं को सरकार लाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस बात का जिक्र विनोद अग्निहोत्री जी कर रहे थे कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस, सर पार्टी का नाम ही नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो एक नेशनल पर्सपेक्टिव लेके आने की जरूरत है, न कि एक लोकलाइज्ड और एक स्टेट ओरिएंटेड पॉलिसीज पे ही ध्यान देने की जरूरत है। अशरफ वानी लगातार वहां से हमारे साथ हैं। शपथ ग्रहण बस कुछ देर में हम उम्मीद करते हैं कि उसकी शुरुआत होगी, क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुने हुए विधायक हैं वो सब, कांग्रेस के विधायक वो सब वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन साथ में अब इंडिया गठबंधन के जो पार्टनर्स हैं, और अशरफ इसमें बड़ा दिलचस्प है कि एक तो 10 साल बाद वहां पर विधानसभा के चुनाव हुए, और दूसरी चीज ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता से बाहर रहने का समय काल और ज्यादा हो गया। तो कई ऐसे नेता भी हैं जिनका चेहरा देखकर लग रहा है कि याद आने में मुश्किल हो रही है। 15-16 साल एक बहुत लंबा अंतराल हो जाता है, और इस समय मुझे लगता है कि वो छटपटाहट भी होगी कि हम एक बार फिर कम से कम सियासत शुरू करें यहाँ। बिल्कुल श्वेता, आपने सही बात कही कि
हम पिछले कई सालों के दौरान कह रहे थे, खास तौर से 2019 के बाद जब अनुच्छेद 370 हटा था, कि राजनेताओं की कहीं ना कहीं जो है नौकरी ही खत्म हो गई जम्मू कश्मीर में। इतने परेशान थे यहाँ के राजनीतिक दलों के नेता ही नहीं बल्कि कार्यकर्ता भी, कोई उनको पूछने वाला नहीं था। एक नया जोश अब इन चुनावों के बाद सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में भी आया है और राजनेताओं के बीच में तो आना ही था। लेकिन एक कोशिश यहाँ पर खास तौर से, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है एक महत्वपूर्ण राज्य है देश का, इस राज्य में जो है सरकार सफल हो, हर एक केंद्र सरकार की एक ख्वाहिश होती है, भले सी कौन सी पार्टी सत्ता में आए, कौन सी ना आए। वो हमने पिछले कई दशकों के दौरान देखा, 1947 से देखा कि किस तरह से शेख अब्दुल्ला को लेकर पहले केंद्र में और तब की कांग्रेस गवर्नमेंट में और नेशनल कॉन्फ्रेंस में विवाद था। 10 साल शेख अब्दुल्ला जेल में रहे, आखिरकार फिर इंदिरा गांधी को शेख अब्दुल्ला के साथ समझौता करना ही पड़ा, उनको फिर चीफ मिनिस्टर बनाया गया जम्मू कश्मीर के बाद। उसके बाद और एक सिलसिला चलता रहा, फिर कांग्रेस की हमेशा केंद्र में सरकार थी, उनको जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीतियां पसंद नहीं आती थी, वो किस तरह से दखल करते थे जम्मू कश्मीर की राजनीति में। लेकिन 2002 के चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीति और खास तौर से जो यहाँ की ट्रांसपेरेंसी है इलेक्शंस को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। उसकी शुरुआत की शय जो है अटल बिहारी वाजपेयी को जाती है। जब उनके दौर में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, वो साफ सुथरे जितने भी चुनाव हुए, उसके बाद कोई धांधली नहीं हुई। उन चुनावों के बाद जो भी चुन के जम्मू कश्मीर में आया, यहाँ के लोगों को भी लगा कि जो जिस पार्टी को या जिस उम्मीदवार को वो वोट दे रहे हैं, वही उनको चुनकर सामने आ रहा है। तो एक वो जो है लोगों में एक सेंस ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो बढ़ने लगा। और यही कारण हमने देखा कि जो विधानसभा चुनाव हुए, कोई हंगामा जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई और खुल के जो माहौल भी अब ठीक हो गया है। राजनीतिक दलों ने जमकर जो है प्रचार किया, यहाँ तक कि अलगाववादी नेता भी बरतौर निर्दलीय, चाहे जमात इस्लामी के हों या दूसरी पार्टी के हो, वो भी चुनाव में खड़े हुए, क्योंकि उनको भरोसा बढ़ा कि अब लोगों के मैंडेट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा और वो चुन के जो है सामने आएंगे। अब यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में ही की तस्वीरें हैं। वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वहां पर पहुंच गए हैं और इसके साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि अब जो औपचारिक प्रक्रिया है शपथ ग्रहण की, वो भी यहाँ पर शुरुआत होगी, क्योंकि सबसे पहले उसी क्रम में आना होता है। जिन्हें शपथ लेना है वो सब सबसे पहले यहाँ पर, और ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा जाता है, इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ जाएंगे, ये भी गुंजाइश नहीं रहती है। लेकिन ये SKICC के ठीक बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं से होकर सारे नेता, सारे जो जिन्हें आज शपथ लेना है, वो विधायक उमर अब्दुल्ला और साथ में इंडिया गठबंधन के जो साथी दल हैं, उनके नेता जिन्हें आमंत्रित किया गया था आज, वो सब आपको वहां पर दिख रहे हैं। भीतर की ओर जाता हुआ LG का ये काफिला, चूंकि ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और प्रियंका, राहुल सब वहां पर पहुंचे हैं। तो आज न केवल जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण का ये कार्यक्रम होगा, बल्कि साथ साथ देखिए आप उपराज्यपाल की ये गाड़ी जाते हुए भीतर देख सकते थे। अशरफ, कुल मिलाकर जितने लोग वहां पर पहुंचे हैं उसमें वाकई अब तो जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने बात कह दी और जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंच गए, जो जो आमंत्रित थे वो सब पहुंच गए, उसके बाद ये गुंजाइश नहीं लगती है ये सोचना कि किसी भी तरह की खटपट नहीं है। आगे के लिए आपके लिए जगह भी छोड़ दी गई है।